घर के दरवाजे पर ही ठिठक गई थी तपस्या जब उसके कानों में अपने माँ की आवाज़ गूंजी। बिना बात ये लड़की उस दिन लड़के वालों के सामने आ गई और वो सुगंधा की जगह उसे पसंद कर गए। कितनी मुश्किल से एक अच्छा रिश्ता हाथ में आया था और इस लड़की ने सब गुड़गोबर कर दिया। पर तपस्या कौन पराई है छोटी, उसकी मौसी की आवाज़ आई थी। देखा जाए तो वो सुगंधा से बड़ी है, पहले उसकी शादी होनी चाहिए। तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? ये नियम कानून मुझे ना सिखाओ दीदी। इस तपस्या को मैंने कभी अपना ना समझा। इसको देखते ही मुझे अपनी सौतन की याद आ जाती है और इसके पापा जो इस पर जान छिड़कते थे। खुद तो चले गए, मेरी छाती पर इसे छोड़ गए, लेकिन मत भूलो उस बेचारी ने शशांक जी के जाने के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कोमल कंधों पर लाद रखी है। फिर ये सब शिकायत क्यों? तभी तपस्या के पैर के ठोकर लग जाने से कोई ग्लास गिरने की आवाज़ हुई और वो दोनों चौंक कर चुप हो गई। आ गई बेटा, मौसी जी ने कहा तो तपस्या ने उन्हें प्रणाम किया। गर्मी के दिन थे, झुलसती धूप में खुद को सूरज के कहर से बचाती सिर पर मलमल की चुन्नी लपेटे तपस्या का हलक सूख कर काटा हो रहा था और माँ की ऐसी बातों से उसे चक्कर ही आ गए थे। गर्मी से कुम्हलाया चेहरा और बदरंग हो उठा जब माँ ने जलती निगाहों से उसे घूरा। अंदर से सुगंधा ने आकर अलग बम फोड़ दिया। माँ, इनसे कह दो ये ही शादी कर लेगी अमित से। उस दिन उसे लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी इन्होंने। सूखे होठ पर जीभ फेरते हुए तपस्या ने कुछ बोलना चाहा था, पर तभी उसका छोटा भाई परेश बोला, दीदी मैंने आपसे 4,000 रुपये मांगे थे और आपने सिर्फ 2 ही दिए। इतने कम पैसों में पिकनिक पर कैसे जा पाऊंगा मैं? कैसे लोग हैं ये सब? ना कोई पानी पूछता है, ना कोई सहानुभूति रखता है मुझसे। हर एक को शिकायत है मुझसे, जैसे मैंने कोई बड़ा जुर्म किया हो। पिछले ही वर्ष जब मेरे लिए शादी का प्रस्ताव आया था तो माँ ने ये कहकर कि अभी क्या जल्दी है शादी की, उस रिश्ते से इनकार कर दिया था और आज सुगंधा के लिए आए लड़के वाले मुझे पसंद कर गए तो लाल पीली हो रही हैं। माँ, आप उन्हें मना कर दें अगर वो मेरे लिए कह रहे हैं। अब उन्होंने मुझे पसंद किया तो इसमें मेरी क्या खता, आप ही बताओ मौसी जी। तपस्या ने मौसी जी की तरफ देखते हुए कहा। सही तो कह रही है बेचारी। मौसी जी ने उसका पक्ष लिया। बस आपको भी ये सही लगती है, बड़ी चालाक है ये, सबके सामने भोली बनी रहती है। जैसे उस दिन लड़के वालों के सामने भाग भाग कर सब काम कर रही थी। मैं क्या समझती नहीं कि ये ऐसा क्यों कर रही थी? तपस्या डबडबाई आंखों से कमरे में जाकर बिस्तर पर ढेर हो गई। सामने उसकी माँ और पिता की तस्वीर लगी थी। वो फूट फूट कर रो पड़ी। पिताजी, कैसा वादा लेकर चले गए मुझसे आप? जब ये लोग मुझे अपना ही नहीं समझते तो मैं कब तक इस बोझ भरी जिंदगी को जीती रहूं? मैं कुछ भी करूं, इन्हें खोट निकालना है उसमें, लेकिन अब मुझसे सहन नहीं होता। और रो धोकर हल्की होकर वो रसोई घर में घुस गई शाम का खाना तैयार करने। अगले दिन ऑफिस पहुंची तो उसकी पुरानी दोस्त सुधा मिल गई। उस समय तो दुआ सलाम ही किया दोनों ने, लेकिन लंच पर दोनों निकल पड़ी थी पास ही एक रेस्टोरेंट में जहां दोनों के मनपसंद डोसे बनते थे। कितने दिनों से प्रोग्राम बना रही थी वो दोनों। हालांकि मौसम गर्म था पर पैदल ही चलती हुई पहुंच गई थी वो। कितनी कमज़ोर हो गई है तपस्या तू, बिल्कुल ध्यान नहीं रखती अपना। वो बोली थी, मैं तो वैसी ही हूँ, तेरा प्यार छलक रहा है तेरी चिंता में। तपस्या हंसी थी। और तेरे रिश्ते का क्या हुआ? अमित का प्रस्ताव स्वीकार किया या नहीं अभी? कैसे करूँ यार, तू तो जानती है घर के हालात। वह लोग सुगंधा के लिए आए थे और मुझे पसंद कर लिया। वैसे भी अभी बहुत जिम्मेदारी है मुझ पर। अरे तो क्या हुआ, तू बड़ी बेटी है उस घर की और कायदे से तेरा ब्याह पहले होना चाहिए। लेकिन उन लोगों को इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि तू उनकी अपनी नहीं है ना। फिर तू उन्हें अपना मानकर क्यों बैठी हुई है? सिर्फ अपने पिता को दिए गए एक वादे के लिए। क्या तेरे पिता को पता था कि उनके जाने के बाद उनके अपने तेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे? नहीं ना। अगर उन्हें पता होता तो वह तुझसे ऐसा कोई वादा लेते ही नहीं। कोई ज़रूरत नहीं है एक वादे के लिए अपना पूरा जीवन तबाह करने की। और वो लोग क्या कर रहे हैं तेरे लिए? सिर्फ तानेबाजी। तेरी शक्ल देखकर पता चल रहा है कितना ख्याल रखते हैं वो तेरा। छोड़ भी, कोई और बात करते हैं। तपस्या ने टालना चाहा। नहीं तप्पू, तू बहुत भोली है,
ये दुनिया बहुत जालिम है यार, तू कहाँ इस मायाजाल में फंस गई है। वो लोग तेरा बेवकूफ़ बना रहे हैं। कोई नहीं, है तो मेरे अपने ही, वो धीमे स्वर में बोली। सुधा ने बोला, अभी भी वक्त है, सोच समझकर अपने जीवन के फैसले ले, नहीं तो एक बार वक्त निकल गया तो जिंदगी भर पछताने के अलावा कुछ हाथ नहीं आएगा और तेरे यह सो कॉल्ड अपने कहीं नज़र नहीं आएंगे। यह तू भी अच्छे से जानती है, तू उनके लिए सोने के अंडे देने वाली एक मुर्गी मात्र है और कुछ नहीं। भावनाओं में बहकर मत सोच, एक बार दिल से नहीं दिमाग से सोच कर देख। एक वादे के लिए तू अपनी जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकती, या कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। आज सुधा की कही गई बात तपस्या के दिल पर गहरी चोट कर गई थी और सच में आज वह दिल से नहीं दिमाग से सोच रही थी। उसे बहुत अच्छे से पता था कि जैसे तैसे भी करके उसकी माँ उसकी छोटी बहन सुगंधा की शादी उससे पहले कर ही देगी और वह सिर्फ शादी के खर्च और जिम्मेदारियां उठाती फिरेगी और उसके बाद घर की और अपने निठल्ले छोटे भाई की जिम्मेदारी उठाएगी और कुछ दिन बाद उसका भी विवाह हो जाएगा। तब तक तपस्या की उम्र इतनी अधिक निकल चुकी रहेगी कि उससे विवाह करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा और ना ही कभी उसकी सौतेली माँ चाहेगी कि वह विवाह करके उस घर से जाए, क्योंकि आखिर वह सोने के अंडे देने वाली मुर्गी जो है वह भले ही उन्हें अपना मानती है पर वह लोग उसे अपना नहीं मानते और पिताजी जहाँ कहीं भी होंगे उन्हें बहुत अच्छे से यह सब दिख रहा होगा। तो उन्हें दिए गए एक वादे के लिए मैं अपना जीवन दांव पर कैसे लगा दूं? पिताजी तो इस दुनिया में नहीं रहे पर मैं तो जीवित हूं ना, मुझे तो अभी जिंदगी जीनी है, तो उस वादे को निभाकर मैं क्या करूं? जो वादा सिर्फ और सिर्फ मेरे जीवन को बद से बदतर बनाता जाएगा। नहीं निभाना मुझे पिताजी का कोई भी वादा। तपस्या ने अपने पिताजी की तस्वीर के सामने जाकर मन ही मन अपने पिताजी से अपने दिल की सारी बातें कह दी और बोल दिया, पिताजी आज मैं आपको दिया गया अपना वादा तोड़ती हूँ क्योंकि मैं मजबूर हूँ। मेरी भी जिंदगी है और मैं अपनी ज़िंदगी एक कोल्हू के बैल की तरह नहीं गुजारना चाहती, वह भी उनके लिए जो मुझे फूटी आग भी देखना नहीं चाहते। नहीं बनना मुझे महान। इसके साथ ही तपस्या ने एक निश्चय कर लिया था और उसने अमित से शादी के लिए हाँ करने की सोच ली थी, भले ही उसकी माँ और परिवार वाले माने या ना माने। अगले दिन जब अमित की माँ का फ़ोन आया और तपस्या की माँ ने रिश्ते के लिए मना करना चाहा, तो तपस्या ने अपनी माँ के हाथ से फ़ोन ले लिया और सीधा सीधा बोल दिया, आंटी जी मेरी माँ को यह रिश्ता कभी मंजूर नहीं होगा क्योंकि मैं उनकी सौतेली बेटी हूँ। भले ही मैं बड़ी हूँ, भले ही मैं सुगंधा से हर मामले में 20 हूँ, फिर भी वह मेरी शादी कभी नहीं करेंगी। आपने कहीं सुना है कि छोटी बेटी की शादी बड़ी बेटी से पहले हो रही है? नहीं ना, लेकिन मेरे घर में हो रही है। वह तो संजोगवश आपने मुझे पसंद कर लिया। देखने तो आप लोग सुगंधा को ही आए थे। पहले तो मुझे भी लग रहा था कि मैं इस रिश्ते के लिए मना कर दूं, लेकिन नहीं, अब मुझे यह रिश्ता मंजूर है। मुझे पता है मेरे घर वाले यह रिश्ता मंजूर नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको मैं पसंद हूँ तो मैं आपके बेटे से शादी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अगर मैंने अपनी ज़िंदगी का फैसला नहीं लिया तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद होनी निश्चित है। क्योंकि मेरी शादी के लिए जब भी कोई रिश्ता आता है तो मेरी माँ का कहना होता है इतनी जल्दी क्या है, और सुगंधा मेरी छोटी बहन के लिए माँ को बहुत जल्दी है। तपस्या की सौतेली माँ ने चिल्लाते हुए उससे फ़ोन छीन लिया। तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि अब मेरे फैसले में भी दखलंदाजी करेगी? आखिर दिखा दी ना अपनी असलियत। तपस्या ने भी तेज आवाज में कहा, हाँ दिखा दी अपनी असलियत। उसकी माँ ने कहा, पता है मुझे, सौतेली बेटी सौतेली ही रहेगी। तपस्या यह बोलते हुए कि सही बोला आपने, सौतेली माँ सौतेली ही रहेगी, अपने कमरे की तरफ चली गई। अमित की माँ ने सोच लिया था कि वह तपस्या को ही अपने घर की बहू बनाएंगी, क्योंकि तपस्या खुद तैयार थी। उन्हें अब और किसी के इजाज़त की ज़रूरत नहीं थी।